यस, सुप्रभात। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन बच्चों बात कर रहे हैं कक्षा 10 का जो टॉपिक अपना चल रहा था समास। कौन सा चल रहा था बच्चों? समास टॉपिक चल रहा था। उस समास टॉपिक के अंतर्गत हमने सबसे पहला अवयव समास को पढ़ा, अवयव समास को, उसके बाद में हमने तत्पुरुष समास को पढ़ा, उसके बाद में हमने द्वंद्व समास को पढ़ा। आज 4 नंबर पे जो अपना समास रहेगा बच्चों, वो समास है अपना द्विगु समास। 4 नंबर पे हेडिंग डालें द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास। अब देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जो मैं 1 नंबर पे मैंने लिखा था अवयव समास, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें पहला पद प्रधान होगा। 2 नंबर पे मैंने तत्पुरुष लिखा तो उसमें दूसरा पद प्रधान। 3 नंबर पे मैंने द्वंद्व लिखा तो उस द्वंद्व के अंदर दोनों पद प्रधान। 4 नंबर पे हालांकि मैंने बहुवीर्य समास लिखा जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, लेकिन यहाँ फिर मैं कौन सा 4 नंबर पे लूँगा? मैं लूँगा द्विगु समास। और द्विगु समास के अंदर क्या होता है देखो, इस समास में परिभाषा नोट करें। इस समास में पहला पद, क्योंकि आपको ध्यान रखना समास में 2 पद होते हैं, चाहे आप उसको पूर्व पद और उत्तर पद कह सकते हो, चाहे उसको आप पहला पद और दूसरा पद कह सकते हो। तो क्या परिभाषा रही? इस समास में पहला पद संख्यावाचक, याद रखना संख्यावाचक। इस समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है। गणना बोधक होता है। देखो क्या कह रहा है ये समास कह रहा है कि इस समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है, या मैं इसको कह सकता हूँ इसमें संख्याओं का समूह होता है। इसमें संख्याओं का समूह होता है। इस चीज़ को विशेष रूप से आप ध्यान दें। क्या है? या तो इसमें संख्याओं का समूह आएगा और इसमें पहला पद प्रधान होगा, वो पद गणना योग्य होगा। क्या होगा? गणना बोधक होगा। और हालांकि इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें दूसरा पद, और भी आप एक विशेषता नोट कर सकते हो। इसके अंदर क्या विशेषता नोट कर सकते हो? मैं यहाँ स्टार करके लिख रहा हूँ। इस समास में दूसरा पद, याद रखना सेकंड पद, दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इजी वे में आपको समझना है। क्या समझना है? आपको संख्याओं के बारे में तो पता चले जाएगा, थोड़ा संख्याओं का आपको ध्यान होगा। यहाँ संख्याओं का क्या आना चाहिए बच्चों? समूह आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समूह आएगा तो इसको और अपन अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने लिख दी पंचवटी। एक उदाहरण है पंचवटी। देखो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ उदाहरण आते ही। पंच मतलब संस्कृत का शब्द, पंच मतलब 5। क्या हो गया? 5। तो क्या आ गई? संख्या आ गई पंचवटी। अब आपको इसका समास विग्रह करना है। ये तो है सामासिक पद, इसका क्या करना है? समास विग्रह। तो आपको लिखना है पंच मतलब 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह है। अब ये ध्यान में आपको आ गया होगा। क्या ध्यान में आया कि 5 वटों का समूह, मैंने क्या बोला कि इसमें संख्याओं का समूह होगा। संख्याओं का क्या होगा? समूह। जहां पर संख्याओं का समूह आएगा वहां पर कौन सा समास होगा? आपके द्विगु समास होगा। परिभाषा अच्छे से आपको लर्न करनी है कि इस समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है, इसमें संख्याओं का समूह होता है। एक और इसकी विशेषता है कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल पंचवटी, 5 वटों का समूह। जैसे मैं लिख देता हूँ चौराया। चौराया का मतलब होता है 4। चौ मतलब 4, तो 4 राहों मतलब रास्तों, 4 राहों का समूह। जहाँ 4 राहों का समूह होगा वहाँ क्या कहलाया? चौराया। जैसे एक उदाहरण मैं ले सकता हूँ त्रिभुज। क्या लिया मैंने?
त्रिभुज, तो क्या होगा? तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह। जैसे एक उदाहरण और है, बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं। जैसे आ गया सप्ताह, क्या आ गया? सप्ताह, तो क्या होगा? 7 दिनों का, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। जैसे आ गया चौपाई, क्या आ गया? चौपाई, तुलसीदास जी ने चौपाई की रचना की। जैसे चौपाई शब्द आ गया तो चौ का मतलब क्या माना है? 4 पदों का समूह, 4 पदों का समूह क्या कहलाएगा? चौपाई कहलाएगा। आपको स्पष्ट आ गया है? बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ सकते हैं। जैसे आ गया शताब्दी, शताब्दी आप जानते ही होंगे, एक शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100, शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100। तो यहाँ लिखो 100 अब्दों, 100 अब्दों, क्या लिखना है? 100 अब्दों, अब्दों का मतलब होता है वर्षों, कोष्टक में लिख रहा हूँ मैं, 100 अब्दों का मतलब होता है वर्षों, 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह क्या होगा? शताब्दी, क्या होगा? शताब्दी। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया शतसही, क्या लिख दिया? शतसही, शतसही का मतलब होता है 700, शतसही का मतलब क्या होगा? शत मतलब 7, सही मतलब 100, 700 दोहों का, 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह क्या कहलाएगा? आपके शतसही। अब आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा कि यहाँ समूह आ रहा है, क्या आ रहा है? समूह। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया त्रिफला, तो क्या होगा? 3 फलों का, 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। इस बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से अपन इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। बस आपको केवल एक छोटी सी जानकारी उसको ध्यान रखना है कि इस समास में पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, अर्थात गणनाबोध होगा, जिसको गिना जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। जैसे देखो इस समास में एक और मैंने विशेषता नोट करवाई कि इस समास में सेकंड पद है वो क्या होगा? प्रधान होगा। जैसे मैंने लिख दिया या पंचवटी, तो लिख दो 5 वटों का समूह, ये देखो समूह आ गया। जैसे मैंने लिखा है चौराया, तो 4 राहों का समूह हो गया। जैसे मैंने लिखा त्रिभुज, तो 3 भुजाओं का समूह। सप्ताह तो 7 दिनों का समूह। चौपाई तो 4 पदों का समूह। शताब्दी तो 100 अब्दों वर्षों का समूह। शतसही तो 700 दोहों का समूह। और त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समूह। एक चीज मैं आपको विशेष रूप से यहाँ नोट करवा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो एग्जाम में आ गया फॉर जैसे 11, एग्जाम में मान लो क्या आ गया? 11 आ गया। एक शब्द है मैं नोट कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम में आ गया 11, कल भी मैंने बताया था जब इसके बारे में हमने चर्चा की थी, शब्द आ गया 11। अब 11 आपको क्या है? आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। इस 11 शब्द को देख देख कहोगे ये तो संख्यावाची शब्द है, और संख्यावाची होने के कारण आप इसको द्विगु कर दो। मैंने आपको बताया कि संख्याओं का समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समूह, 1 2 4 6 5 ऐसे समूह होना चाहिए। तो इसमें तो क्या होगा? इसमें मैंने बताया था 11 के अंदर एक पद दो, पहले आपको छोटी संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या क्या होगी? 1 और 11, 1 और क्या है? 11। तो 1 और 11 किसका उदाहरण है? मैंने बता दिया था द्वंद्व समास। याद रखना, द्वंद्व समास किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। आप एक चीज ऐसे ध्यान रख लें यहाँ से कि जैसे 1 से 9 तक यदि कोई संख्या आ रही है, जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मान लो 1 से 9 तक कोई संख्या आ रही है, वो तो आपका होगा द्विगु। उसके बाद में 10 में भी द्विगु, 20 में भी, 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे संख्याओं का समूह आ रहा है, फिक्स संख्या आ रही है। और ऐसे क्रम से जैसे 11 12 13 से लगाकर 19 तक, फिर 21 से 29 तक, इस प्रकार की जो संख्या आएगी वो आपको लिखना केवल किस में? द्वंद्व समास में। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने बात कर ली चौथे समास के बारे में, और चौथा समास अपना कौन सा था? द्विगु समास। कौन सा था? द्विगु समास। अब अपना जो 5वां हेडिंग डाले नंबर 5, कौन सा हेडिंग डाले? नंबर 5। नंबर 5 में अपना रहेगा बच्चों कर्मधारय समास। इसको भी अच्छे से नोट करना। नंबर 5, नंबर 5 में अपना होगा कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। क्या कह रहा है कर्मधारय समास? देखो इस समास में पहला व
दूसरा पद, याद रखना इस समास में हमेशा दो पद, कितने पद बच्चों? दो। तो क्या कह रहा है कर्मधारय समास? कर्मधारय समास ये कह रहा है कि इस समास का या का लिख दो, इस समास का पहला व दूसरा पद क्रमशः, इस समास का पहला व दूसरा पद क्रमशः, या आपको लिखना है विशेषण विशेष्य। याद रखना, मैं बताऊंगा क्या होता है विशेषण और क्या होता है विशेष्य। विशेषण विशेष्य अथवा पहला विशेषण विशेष्य होगा, अथवा ये होगा आपका उपमान उपमेय। याद रखना उपमान उपमेय होता है, उपमान उपमेय होता है, तथा दूसरा पद, कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है। एक और विशेषता नोट कर सकते हो, दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। प्यारे छात्रों, अच्छे से समझने का प्रयास करना। क्या कर्मधारय समास क्या कह रहा है? कर्मधारय समास कि इस समास का पहला व दूसरा पद क्रमशः विशेषण विशेष्य होता है, या होता है उपमान उपमेय। दो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। विशेषण तो आपको पता ही है किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। और ये विशेषण जिसकी भी विशेषता बता रहा है उसको क्या बोलेंगे? विशेष्य। विशेष रूप से नोट करना, विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा, लेकिन ये विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। एक है उपमान और एक उपमेय, जो विश्व प्रसिद्ध होगा, जिसकी तुलना की जाएगी, जिससे की जाएगी वो तो होगा उपमान। जिस चीज की तुलना कर रहे हैं वो क्या होगा? उपमेय। जैसे मैं ये चौक है, क्या है? चौक। तो इस चौक की मैं क्या कर रहा हूँ? तुलना। तो ये चौक तो होगा उपमेय। इस चौक की तुलना मैं चांद से कर रहा हूँ कि ये चांद के समान सफेद है, तो चांद ये क्या होगा? चांद। उपमान हो गया। समझ में आ गई बात? जिसकी तुलना की जा रही है वो तो होगा उपमेय, और जिससे अपन तुलना कर रहे हैं वो क्या होगा? उपमान होगा। समझ में आ गया होगा? उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया महापुरुष। क्या लिख दिया मैंने? महापुरुष। तो क्या होगा? देखो इसका समास ये है सामासिक पद, विशेष ध्यान देना, ये है सामासिक पद महापुरुष। तो क्या होगा? महान है, याद रखना, महान है जो पुरुष। समास विग्रह क्या होगा? महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। अब आपको ध्यान रखना है कि ये पुरुष है वो तो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। उसकी विशेषता क्या है? महान। तो महान क्या हो गया? विशेषण। तो आपको ध्यान रखना है कि ये महान है वो तो विशेषण है, और जिसकी महान विशेषता बता रहा है वो क्या है? विशेष्य। तो ये दे दो, ये पद आ रहा है वो विशेषण और विशेष्य वाला आया। जैसे हो गया महापुरुष तो महान है जो पुरुष। जैसे आ गया महात्मा, जैसे शब्द आ गया महात्मा, तो क्या होगा? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, वो क्या कहलाती है? महात्मा। समास विग्रह का ध्यान रखना, महान है जो आत्मा। आत्मा कैसी है? महान है। तो ये आत्मा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ध्यान में आ गई होगी बात यहाँ पर। जैसे महापुरुष हो गया, महात्मा हो गया। अगला उदाहरण में लिख रहा हूँ, जैसे काला सांप लिख दिया मैंने, काला सांप। तो क्या होगा? इसका समास विग्रह होगा काला है जो सांप। याद रखना, काला है जो सांप, काला है जो सांप। समझ में आ गई बात? देखो सांप तो क्या है? संज्ञा। उसकी विशेषता क्या बता रहा है? काला शब्द बता रहा है। तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार अपनी कॉपी में इनको पूरे को नोट डाउन आप कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से समझना, आप बहुत बढ़िया करेंगे। जैसे एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो श्वेत
श्वेत हैं जो पत्र, श्वेत हैं जो पत्र। इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जो उदाहरण इसमें है, जैसे मुख चंद्र, एक उदाहरण इसका ही लिख रहा हूँ मैं ऊपर, मुख चंद्र, मुख चंद्र। तो आपको क्या होगा, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख। मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो यह चंद्र तो क्या हो गया बच्चों, चंद्र तो हो गया उपमान, और मुख क्या हो गया, उपमेय। समझ में आ रही बात, चंद्र रूपी मुख। जैसे मैंने उदाहरण लिख दिया चरण कमल, चरण कमल, उदाहरण लिख दिया मैंने चरण कमल। तो समास विग्रह क्या होगा, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। यानी चरण किसके समान बताएंगे, कमल के समान। तो ये चरण तो आपका होगा उपमेय, और कमल क्या होगा, उपमान। इसके साथ बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमुखी, क्या होगा, चंद्रमुखी। तो चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली। मयूराक्षी, मयूराक्षी का मतलब होता है मछली के समान आंखें वाली। ये सारे के सारे बच्चों जो उदाहरण हैं वो किस में आएंगे, आपके कर्मधारय समास के अंदर आएंगे। समझ में आ गया होगा। हमने नंबर 4 पे नोट किया था सबसे पहले द्विगु समास। द्विगु समास हमारा ये कहता है कि समास का पहला पद संख्यावाची होगा। कर्मधारय समास हमारा ये कह रहा है कि इस समास का पहला व दूसरा पद क्रमशः विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान होगा। आप उपमेय और उपमान क्या होगा, होता है, इस चीज को भी मैंने आपको समझाने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो आप इस प्रकार अपनी इस चीज को अच्छे से नोट कर सकते हैं। अपना जो भी लास्ट समास का जो पार्ट चल रहा था क्लास 10 की ग्रामर में, आप अपने घर बैठकर अपनी ग्रामर की कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन करके नोट्स बनाना है, क्योंकि इन ऑनलाइन क्लासों का आपको घर बैठे अच्छे से फ़ायदा भी उठाना है ताकि आप अच्छा कर पाओ। क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए जो हमारा एक प्रयास किया जा रहा है आपके लिए, मैं समझता हूँ कि इस प्रयास को आप सार्थकता प्रदान करेंगे। तो नेक्स्ट अपना समास का जो लास्ट पार्ट रहेगा वो बच्चों अपनी कॉपी में नोट करेंगे आप, वो रहेगा आपका बहुवीरी समास। इंपॉर्टेंट है कौन सा समास, बहुवीरी समास। तो मैं हेडिंग डालूंगा यहाँ पर बहुवीरी समास। कौन सा समास, बहुवीरी समास। नंबर 6 याद रखना, समास के प्रकार यदि पूछें तो 6 प्रकार। सबसे पहला अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुवीरी समास, नंबर 5 द्विगु समास, और नंबर 6 कर्मधारय समास। तो यहाँ पर मैं पढ़ने के हिसाब से यहाँ पर पढ़ूंगा बहुवीरी समास। क्या पढ़ूंगा मैं, बहुवीरी समास, बहुवीरी समास। याद रखना लिखने का तरीका, बहुवीरी समास। कौन सा समास, बहुवीरी समास। देखो इस समास का, इस समास में या ऐसे लिख सकता हूं, इस समास में, इस समास में पहला व, या मैं इस समास में ऐसा लिख सकता हूं, इस समास में पूर्व पद, पूर्व पद व उत्तर पद, दोनों 2 पद होते हैं समास में। कितने पद होते हैं बच्चों, ध्यान देना, 2 पद। या तो इसको मैं पहला पद और दूसरा पद कह सकता हूं, या इसको मैं पूर्व पद और उत्तर पद भी कह सकता हूं। क्या परिभाषा है बहुवीरी समास की, इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों, पूर्व पद व उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, दोनों गौण होते हैं। गौण का मतलब होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्या लिखा मैंने, इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, तथा किसी अन्य अर्थ, किसी अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है, किसी अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से ध्यान दें, दोनों पद प्रधान नहीं है। बताओ तो दोनों पद प्रधान किस में है, वो है बच्चों द्वंद्व समास में। किस में है, द्वंद्व समास में, जिसमें योजक चिन्ह जुड़े होते हैं, और या, अथवा इत्यादि। यहाँ ध्यान देना, इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों गौण होते हैं,
तथा किसी अन्य की प्राप्ति होती, किसी अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है। तथा जो शब्द दिए हुए होते हैं उनका अर्थ अलग होता है। ये समझने के लिए जो इस बहुवीर्य समास के अंदर मैं उदाहरण बताऊंगा और उन जो शब्द दिए हुए होंगे उन शब्दों का जब हम अर्थ करेंगे वो अर्थ तो आपको कुछ अलग आएगा, लेकिन इस समास का जब हम विग्रह करेंगे तो कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। कौन सा अर्थ निकलेगा? तीसरा। ध्यान देना, वापस बता रहा हूं कि इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों गौण होते हैं। समास में दो पद होते हैं, चाहे उसको पहला पद कहो, चाहे उसको दूसरा पद कहो, चाहे उसको पूर्व पद कहो, चाहे उसको उत्तर पद कहो। इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों गौण होते हैं तथा किसी अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है तथा जो शब्द दिए हुए होते हैं उनका अर्थ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से हम बहुवीर्य समास को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा बच्चों, लंबोदर। देखो, सबसे पहले अपन को दो पद छांटना है। जैसे मैंने यहाँ दो पद छांट दिया, एक तो लिखा आ रहा है लंबा प्लस एक शब्द बन रहा है उदर। क्या बन रहा है? उदर। क्योंकि जब मैंने इसके टुकड़े किए तो दो शब्द मेरे सामने प्रकट हुए, नंबर 1 लंबा और नंबर 2 उदर। नंबर 1 लंबा और मैं बताना चाहूंगा कि अब इसका समास विग्रह क्या होगा। देखो, एक तो आ रहा लंबा और एक उदर आ रहा। जब मैं इसका समास विग्रह करूंगा तो इस शब्द का कोई तीसरा ही क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। मैंने बता दिया कि जो शब्द दिए हुए हैं उनका अर्थ अलग होता है। जो शब्द ये दिए हुए हैं, जब मैंने टुकड़े किए लंबा उदर, लंबा मतलब लंबा, उदर मतलब पेट। अब यहाँ तो लंबा और पेट हो रहा है, यहाँ तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? लंबा और पेट। लेकिन जब मैं इसका विग्रह करूंगा, लंबा उदर है जिसका, लिखो मैं, लंबा उदर है जिसका, लंबा उदर है जिसका, ये मैंने इसका विग्रह किया, लंबा उदर है जिसका। अर्थात लंबा उदर अपन किसको कहते हैं? लंबा उदर किसका है? लंबा पेट किसका है? तो आपका आंसर होगा गणेश। किसका होगा? गणेश का। देखो, अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इस बहुवीर्य समास के अंदर ज्यादातर देवी देवताओं, याद रखना, देवी देवताओं के नाम में ज्यादातर कौन सा समास होता है? बहुवीर्य समास होता है। इस चीज को विशेष रूप से नोट करें। जैसे पीतांबर, जैसे मैंने लिख दिया पीतांबर। पीतांबर क्या लिख दिया मैंने? पीतांबर। तो पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। तो पीला क्या लिख रहा हूं मैं? पीला वस्त्र, पीला वस्त्र धारण है, पीला वस्त्र धारण है जिसके, पीला वस्त्र धारण है जिसके। अर्थात पीला वस्त्र किसके धारण है? क्या नोट करोगे? पीला क्या होगा समास? पीला वस्त्र धारण है जिसके। तो क्या होगा? कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण भगवान कौन से वस्त्र पहनते हैं? पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। समझ में आ गई बात? यानी जो शब्द दिया हुआ होगा उसका कोई तीसरा ही क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। ध्यान रखना। जैसे है त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके। त्रिलोचन मैंने लिख दिया त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके। क्या होगा? तीन है लोचन, तीन है लोचन जिसके। लोचन मतलब नेत्र, तीन है नेत्र जिसके। अर्थात तीन है नेत्र जिसके। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात हो जाएगा शिव। क्या हो जाएगा? शिव। समझ में आ गई बात? अर्थात शिव।
मैं कह सकता हूँ कि आप इस समास में ध्यान ये रखना है कि पहला और दूसरा पद दोनों गौण होंगे और किसी तीसरे अर्थ की क्या होगी, प्राप्ति होगी। किसी तीसरे अर्थ की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो अपन नेक्स्ट उदाहरण को और अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान देना, क्या ध्यान देना, दशानन, क्या शब्द आया है ये, दशानन। तो दशानन का मतलब होता है 10 है आनन, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, अर्थात आनन का मतलब होता है मुख। 10 मुख वाला कौन होगा, 10 मुख वाला होगा रावण। कौन होगा, रावण। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। गजानन, गजानन, गज है आनन जिसके, गज है गज के समान, हाँ सॉरी, गज के समान, गज के समान, गज के समान आनन है जिसके, गज के समान आनन है जिसके, गज के समान आनन है जिसके, अर्थात गज के समान मुख किसका है, गज मतलब हाथी, गज मतलब हाथी। तो हाथी के समान मुख किसका होगा, हाथी के समान हो जाएगा गणेश। क्या हो जाएगा, गणेश। जैसे आया महावीर, महान मान है जो वीर, महान है जो वीर। तो यहाँ पर अर्थात भी इसमें दो होगा, ध्यान रखना। महावीर में मान है जो वीर, कर्मधार्य भी होगा, ध्यान देना, कर्मधार्य। वापस मैं स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि यह विशेषता बता रहा है कि मान है जो वीर, महान वीर कौन है, इसी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण विशेष्य होने के कारण तो कर्मधारय समास है, लेकिन महान है जो वीर अर्थात यहाँ क्या होगा, हनुमान। क्या होगा, हनुमान महान वीर थे। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं, चार हैं भुजाएं जिसके, चार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात क्या होगा, विष्णु। क्या होगा, विष्णु। तो समझ में आ गई होगी बात। मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। क्या है बहुवीर्य समास में, बहुवीर्य समास में इस बात का ध्यान रखना कि इस समास में पूर्व पद व उत्तर। एक और चीज, बहुवीर्य समास और कर्मधारय समास में समानता है। जैसे एक और उदाहरण मैं यहाँ लिखता हूं, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ। तो जैसे ये भी इसका समास विग्रह होगा, नीला है कंठ, कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब देखो, एक तो विशेषता बता रही है, कंठ की क्या बता रही है, विशेषता। तो विशेषता बताने के कारण, विशेषता बताने के कारण तो ये होगा कर्मधारय। क्या होगा बच्चों, कर्मधारय। याद रखना, विशेषता बताने के कारण तो ये होगा कर्मधारय। लेकिन इसका दूसरा समास विग्रह यदि करूं, नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। नीलाकंठ किसका है, महादेव जी का। किसका है, महादेव जी का। तो क्या हो गया, महादेव। और तीसरा अर्थ निकलने के कारण इस नीलकंठ के अंदर कौन सा समास होगा बच्चों, बहुवीर्य समास होगा। इस चीज को विशेष नोट करना। तो हमने बात की थी शुरुआती दौर में बच्चों समास की, किसकी बात की थी, समास। तो याद रखना, समास का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, संक्षिप्त करना। क्या करना था, संक्षिप्त। फिर हमने इनके परिभाषा के बारे में पढ़ा, परिभाषा अच्छे से पढ़ी। उसके बाद हमने प्रकार पढ़े। समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार का हमने एक एक प्रकार के उदाहरण द्वारा उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो हमारी जो कक्षा 10th का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक था समास, कौन सा था, एक महत्वपूर्ण टॉपिक था समास। उस समास को आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट की क्लास में हम कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।